हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस पेंडेमिक में सब लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे ये रीज़न है कि मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू लास्ट वीक एक पोल किया था जिसमें मैंने लोगों को पूछा था कि वो किस बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कार्टी थेरेपी के बारे में या फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो लगभग 73% लोगों ने बोला कि वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने साथ कनेक्ट करना चाहूँगा सीधे CSR एमटेक चंडीगढ़ से मेरे दोस्त विनय कुमार यादव के साथ। हाँ, तो विनय ने मेरे साथ MS बायोटेक किया था नायपर मोहाली से, और करंटली वो CSR एमटेक में एज ए GRF स्कॉलर हैं। तो जो बीच में जब पैंडेमिक बहुत हाई पे था तो CSR एमटेक भी यहाँ भी मतलब कोविड के टेस्ट होते थे RT-PCR के द्वारा। तब विनय उस टीम का हिस्सा थे, इन्होंने खुद RT-PCR किया और खुद कोविड के टेस्ट किए हैं। और करंटली एमटेक में कोविड का जो स्ट्रेन है उसकी सिक्वेंसिंग भी चल रही है। तो फिर मैं कॉल पे लेना चाहूँगा विनय को। हाँ, तो जैसे फ्रेंड्स मैं बता रहा था विनय के बारे में, तो विनय कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। विनय, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? श्योर। आजकल क्रिस्पर के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला। तो मैं वही चाह रहा था कि आप उस पर कुछ बता सकते हैं कि क्रिस्पर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे जीन एडिटिंग टूल होती है और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। हाँ हाँ, जरूर हम बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा बेसिक क्या है, क्रिस्पर का बेसिक क्या है, और हाँ। उसकी हेल्प से कैसे हम जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हाँ। आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना की टेस्टिंग के लिए किट भी एक आ गया है मार्केट में, जो हाँ। कि क्रिस्पर के हाँ, बेसिस फलूदा। पे है। तो हाँ। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर हम्म। है, उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, ये बहुत जानकारी पूर्वक रहेगा एक बार। आप, हाँ ठीक है, तो आप स्टेज आपका, अब आप बता सकते हैं जो भी आपको बताना हो। ठीक ओके। तो। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार यादव, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल न्यूज़ चैनल्स में और बहुत जगह आप सिर्फ एक नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, वो है क्रिस्पर क्रिस्पर क्रिस्पर। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक किट लॉन्च हुआ कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए, जिसका नाम है फेलुदा। तो फेलुदा भी क्रिस्पर कैस के बेसिक पर ही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि क्रिस्पर कैस सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है, और उसका एप्लीकेशन किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, किस तरह से हम किसी भी जीन को एडिट करने के लिए उसका यूज करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो किट है वो किस तरह से काम करता है, फेलुदा क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें किस तरह से उसका रिजल्ट इंटरप्रेटेन किया जाता है। दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको आज क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ A to Z इसका बेसिक आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, एंड कैस स्टैंड फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। It is an adaptive immune response in archaea and bacteria which protects host by foreign mobile genetic element। दोस्तों, ये जो है एक एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस है जो कि बैक्टीरिया और आर्किया में पाया जाता है। इसका काम क्या है, जिस होस्ट में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया को फॉरेन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, वो चाहे वायरस हो या प्लाज्मिड हो या कोई और डीएनए मॉलिक्यूल हो, कोई और न्यूक्लिक एसिड हो, उससे क्या काम करता है, जिस होस्ट में पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अभी अभी आज से कुछ दिन पहले नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जो दिया गया है वो इमैनुअल चारपेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर ए डाउडिना ऑफ यूएसए, इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज 2020 केमिस्ट्री में जो दिया गया है वो इसी काम के लिए दिया गया है। दोस्तों, 2012 में सबसे पहले इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए
हम किसी भी डीएनए को एडिट कर सकते हैं। हम जिस डीएनए में जहाँ चाहें वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम। इसीलिए इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इट हैज़ टू कंपोनेंट, कैस प्रोटीन्स विच आर आरएनए गाइडेड न्यूक्लिएजेस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है गाइड आरएनए। गाइड आरएनए के दो कंपोनेंट होते हैं, क्रिस्पर आरएनए एंड ट्रेसर आरएनए। तो दोस्तों क्रिस्पर कैस सिस्टम में सिंपली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कैस प्रोटीन जो कि न्यूक्लिएजेज है, न्यूक्लिएजेज मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करना, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। और दूसरा होता है गाइड आरएनए। गाइड आरएनए का क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं। ट्रेसर आरएनए होता है जो कि ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए भी कहा जाता है उसको, और होता है क्रिस्पर आरएनए। जो क्रिस्पर आरएनए होता है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, जिस भी डीएनए को हमको टारगेट करना होता है उसका कम्प्लीमेंट्री होता है क्रिस्पर आरएनए। गाइड आरएनए हैज कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टारगेट डीएनए और आरएनए, सो इट डायरेक्ट्स कैस प्रोटीन टू मेक कट इन द टारगेट। मैंने पहले ही बताया कि जो गाइड आरएनए होता है उसमें कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है उस डीएनए का जिसको हमें टारगेट करना होता है। जब कैस प्रोटीन upon binding with the guide RNA, Cas protein get activated and make cut in the DNA, either it is single stranded, double stranded or RNA। दोस्तों इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि क्रिस्पर Cas9 का बेसिक क्या है। अभी तो हमने बात किया इंट्रोडक्शन के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रिस्पर कैस सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्पर Cas9 सिस्टम का बेसिक क्या है और ये किस तरह से जिस होस्ट में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है या फिर आर्किया है, उसको किस तरह से वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरी कहानी जो है वो 3 स्टेप में डिवाइड की गई है। पहला स्टेप है एडॉप्टेशन। दोस्तों एडॉप्टेशन में क्या होता है, जब दोस्तों ये जो आपको ऊपर की लाइन, पहली लाइन दिख रही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, ये समझ लो कि बैक्टीरिया का जीनोमिक सीक्वेंस है। बैक्टीरिया का जीनोमिक सीक्वेंस है जिसमें क्रिस्पर Cas9 की जीन्स पाई जाती हैं। ये आपको जो दिख रहा है वो क्रिस्पर एर्रे है। क्रिस्पर एर्रे मतलब होता है 20 से 25 बेस पेयर का ये रिपीट है जो इस तरह से पाया जाता है। उसके बाद कैस जीन होती हैं। कैस जीन क्या करती हैं, कैस प्रोटीन बनाती हैं, और उसके बाद होता है आपका ट्रेसर आरएनए सीक्वेंस, जो जब ट्रांसक्राइब होगा तो ट्रेसर आरएनए बनाएगा। जब भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है किसी वायरस से, तो पहला काम होता है वो बैक्टीरिया उस वायरस को किल करता है। उसके साथ साथ ही उसको जब किल कर दिया तो इसमें जो Cas9 सिस्टम है उसका काम शुरू हो जाता है। यहाँ से जो Cas1 और Cas2 प्रोटीन है, इनके हेल्प से क्या काम करता है, ये वायरस के कुछ पार्ट ऑफ डीएनए को कट कर लेता है एज अ मेमोरी, कट करके अपने क्रिस्पर एर्रे के बीच में रख लेता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, पहले यहाँ पर क्रिस्पर एर्रे था, ये जो काला काला दिख रहा था, अब उन दोनों काला काला के बीच में ये देखो येलो कलर, ग्रीन कलर, ये जो पार्ट है ये वायरस का डीएनए है। बैक्टीरिया ने क्या किया, Cas1 और Cas2 प्रोटीन की हेल्प से वायरस के डीएनए आरएनए जो भी है उसके कुछ पार्ट को कट करके इस एर्रे के बीच में पेस्ट कर लेता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एडॉप्टेशन। और दूसरा स्टेप क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन। तीसरा स्टेप है इंटरफेरेंस। पहला स्टेप था एडॉप्टेशन, दूसरा है एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन, तीसरा है इंटरफेरेंस। तो एडॉप्टेशन क्या होता है वो आपने देख लिया। एडॉप्टेशन में सिंपली ये होता है कि जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है वायरस से, तो वो पहला स्टेप तो वो वायरस को किल करेगा, दूसरा स्टेप होता है वो वायरस के कुछ पार्ट ऑफ डीएनए को अपने क्रिस्पर एर्रे के बीच में पेस्ट कर लेता है एज अ मेमोरी। तो दूसरा स्टेप अब देखते हैं एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन। ये हो गया डीएनए सीक्वेंस, ये पूरा है डीएनए सीक्वेंस। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ये जो क्रिस्पर एर्रे है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो आरएनए बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्पेसर।
इस प्रोटोस्पेसर में दो चीज़ें हैं जो कि आप पहले भी देख रहे हो, क्रिस्पर एर्रे है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, और ये वायरस का पार्ट ऑफ डीएनए है जो आपको यहाँ येलो कलर दिख रहा है, यहाँ ग्रीन कलर, और ये जो बीच वाला दिख रहा है ये वायरस का पार्ट ऑफ डीएनए है। तो ये जो आरएनए बना इसको हम बोलते हैं प्रोटोस्पेसर। और उसके बाद जो ये आपके ट्रेसर आरएनए सीक्वेंस से जो आरएनए बना हम उसको ट्रेसर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी Cas9 है जीन थी, कैस प्रोटीन के लिए जो हमारी जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हमारा कैस प्रोटीन बनेगा। ये जो आप बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं गोला जैसा, ये आपकी Cas9 है, ये इसी जीन के एक्सप्रेशन से ये Cas9 बनी है। ऐसे ही Cas1 भी बनता है, Cas2 भी बनता है, इसी जीन की हेल्प से। ये जो 7-8 जीन आपको दिखाई दे रही हैं इन सब की हेल्प से ये Cas2, Cas1, Cas9, Cas6 और ऐसे भी ढेर सारे होते हैं वो बना। तो दोस्तों ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटोस्पेसर बनता है, ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए बनता है और कैस प्रोटीन्स बनती हैं। अब जो प्रोटोस्पेसर होता है उसका भी अदर कैस प्रोटीन की हेल्प से उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये पार्ट ऑफ वायरल आरएनए और क्रिस्पर एर्रे का कुछ पार्ट लेके कट हो जाता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है, तो जो बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्पर आरएनए। ये होता है क्रिस्पर आरएनए। क्रिस्पर आरएनए क्या है, इसमें क्रिस्पर एर्रे रिपीट है आपका, और जो वायरल का डीएनए पार्ट है वो होता है। ये हो गया क्रिस्पर आरएनए। और ये हमारा ट्रेसर आरएनए है, ये हमारा ट्रेसर आरएनए है। अब क्रिस्पर आरएनए में जो ये आपका क्रिस्पर एर्रे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसमें होता है ट्रेसर आरएनए का। तो क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए बाइंड कर जाता है। अब ये बन गया जो इसको हम बोलते हैं गाइड आरएनए। गाइड आरएनए हमने पहले ही स्लाइड में बताया था कंपोज होता है दो चीज़ों से, क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए। क्रिस्पर आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है उस डीएनए का, उस जीनोम का जिसको हमें कट करना होता है, और ट्रेसर आरएनए में क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्रिस्पर आरएनए के कुछ पार्ट का, और इसमें होता है बाइंडिंग डोमेन होती है जो Cas9 से बाइंड करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा गाइड आरएनए बन गया, क्रिस्पर आरएनए ट्रेसर आरएनए हाइब्रिड, इसका मतलब है गाइड आरएनए। ये जो गाइड आरएनए बना अब ये बाइंड करेगा हमारी Cas9 प्रोटीन से। ये जो पूरी दिख रही है Cas9 प्रोटीन से, Cas9 प्रोटीन जो होता है ट्रेसर आरएनए से बाइंड कर जाता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको बोलते हैं इफेक्टर कॉम्प्लेक्स, और सिंपली ये लिखा हुआ है Cas9 क्रिस्पर आरएनए ट्रेसर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये पूरा पूरा हो गया इफेक्टर कॉम्प्लेक्स। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्रेशन और मैचुरेशन। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इंटरफेरेंस। ये वो स्टेप है जिसमें डायरेक्ट जब कभी फिर से वो वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ये लिखा अपॉन नेक्स्ट एक्सपोजर ऑफ सेम वायरस गाइड आरएनए बाइंड्स टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन इन द वायरल जीनोम एंड Cas9 प्रोटीन चॉप द वायरल डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस एंड दस प्रोटेक्ट द होस्ट स्ट्रेन। जब कभी फिर से दोबारा अगर उसी वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो ऑलरेडी हमारा Cas9 सिस्टम रेडी है उसको कट करने के लिए। जब बैक्टीरियल डीएनए आएगा, वायरल डीएनए अंदर आएगा, जैसे वायरस इन्फेक्ट करेगा तो अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है। अब जैसे ही न्यूक्लिक एसिड आया तो ये हमारा क्रिस्पर आरएनए ट्रेसर आरएनए Cas9 बाउंड जो ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें जो हमारा क्रिस्पर आरएनए है इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उस वायरस का, जो हमने पहले ही बताया था कि इस वायरस का पार्ट ही लेके इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है हमारे क्रिस्पर आरएनए में उस जो वायरस का जो पहले इन्फेक्ट किया था। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जाके वायरस में जहाँ भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा क्रिस्पर आरएनए बाइंड करेगा। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो क्रिस्पर आरएनए यहाँ पे बाइंड कर गया है वायरस के न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए आरएनए जो भी है डीएनए है, ठीक है। अब जब बाइंड करेगा तो Cas9 जहाँ पर बाइंड करता है उसके दोनों स्ट्रैंड में कट लगा देता है। ऐसे ही दोस्तों एक यहाँ पर हमने दिखाया एक क्रिस्पर आरएनए एक गाइड आरएनए बाइंड किया एक जगह पे कट। ऐसे ही दोस्तों सैकड़ों हजारों क्रिस्पर आरएनए बनते हैं
जो सैकड़ों हजारों जगह पर वायरस के डीएनए को कट करते हैं, पूरी तरह से वायरस के डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं। इस प्रकार वायरस जो होता है फिर से रिप्लिकेट नहीं कर पाता, डेवलप नहीं हो पाता, इन्फेक्ट नहीं कर पाता और बैक्टीरिया इस तरह से बच जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि क्रिस्पर कैस सिस्टम क्या है, उसका बेसिक्स क्या है और वो किस तरह से जिस बैक्टीरिया या आर्किया में पाया जाता है उसको वायरस से, उसमें उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और किस तरह से वायरस से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में, अब हम बात करेंगे कि क्रिस्पर कैस सिस्टम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह से काम करता है, हम कैसे उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले स्लाइड में आप ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्रिस्पर कैस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक गाइड आरएनए होता है, दूसरा होता है कैस प्रोटीन जो कि कट करती है। यहाँ पे हम Cas9 की बात करेंगे। तो जैसे ही सपोज हमको किसी बैक्टीरिया के जीनोम में एक स्पेसिफिक जगह हमको कट लगाना है, तो जिस जगह पे हमको कट करना है या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, उस जगह के कुछ हम डीएनए पार्ट को लेकर के अपना गाइड आरएनए डिज़ाइन कर लेंगे और एक प्लाज्मिड में ये हो गया आपका पूरा प्लाज्मिड, समझ लो। इस प्लाज्मिड में हमको दो चीज़ें डालनी हैं, एक हो गया Cas9 और दूसरा हमने एक गाइड आरएनए डाल दिया। दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एडिटिंग के लिए, तो हमने दोनों एक प्लाज्मिड में डाल दिया। अब इस पूरे प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे बैक्टीरिया में जिसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो उसके बाद ये हमारा प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया में जाएगा, वहाँ पे इसका रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो हमारी दो चीज़ें बनेंगी, Cas9 की जीन से Cas9 प्रोटीन बनेगा ये वाला, और फिर हमारा गाइड आरएनए बनेगा। यहाँ पे जो हमारा गाइड आरएनए है वो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ट्रेसर आरएनए भी है। ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं और नीचे जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं ये आपका क्रिस्पर आरएनए है, जो कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जो जिस भी जीन में हमको मॉडिफिकेशन करना है उसका, ठीक है। एक्सप्रेशन होने के बाद ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रेसर आरएनए होता है इसमें Cas9 बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। Cas9 बाइंडिंग डोमेन, Cas9 प्रोटीन जो है हमारे ट्रेसर आरएनए से बाइंड कर जाता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया Cas9 गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये Cas9 गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स उससे बाइंड करेगा, क्योंकि हमारा जो ये क्रिस्पर आरएनए है ये हमने जिस भी जीन को टारगेट किया है उसी का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसलिए ये जाके हमारे उस जीन पर बाइंड कर देगा। सपोज ये हमारा टारगेट डीएनए है और इस रीजन को हमने टारगेट किया है, इसी रीजन को लेकर हमने ये हमारा क्रिस्पर आरएनए हमने डिज़ाइन किया है, तो उस रीजन पे ये जाके बाइंड कर देगा। जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन जो है वो इसके दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा। ये देखिए न्यूक्लिएज इंड्यूस्ड डबल स्ट्रैंड ब्रेक, इसका दोनों स्ट्रैंड हमारे टारगेट डीएनए का कट हो गया। अब दोस्तों जब कट हो जाता है तो उसके बाद इसका रिपेयर होता है। इसका रिपेयर में दो तरीके से इसका रिपेयर हो सकता है, पहला है नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग और दूसरा है HDR होमोलॉजी डिपेंडेंट रिपेयर। नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग में क्या होता है कि आपका कोई भी डीएनए के दो एंड आपस में 5 प्राइम 3 प्राइम हैं, अगर 5 प्राइम फास्फेट है 3 प्राइम OH तो आपस में वो जुड़ जाते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जब डीएनए हमारा जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक जब नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग से रिपेयर होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये डिलीशन हो सकता है, उसमें कुछ बेस पेयर डिलीट हो सकते हैं, इंसर्शन हो सकता है, कुछ नए बेस पेयर ऐड हो सकते हैं। इस दो प्रकार का कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिलता है जब हमारा कट वाला स्ट्रैंड नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग से रिपेयर होता है, और जब हमारा कट वाला स्ट्रैंड HDR होमोलॉजी डिपेंडेंट से रिपेयर होता है, उसमें होता क्या है, उसका होमोलॉगस रीजन जहाँ पे हमने डीएनए में कट लगाया है उसका होमोलॉगस रीजन अगर हमको मॉडिफिकेशन करना है उस पर तो हम डाल देते हैं, एक डोनर टेम्पलेट डीएनए भी डालते हैं उसके साथ, ठीक है। तो डोनर डीएनए टेम्पलेट जो है वो इसका होमोलॉगस है, उसी से मिलता जुलता है, तो उस पर ये जाके होमोलॉगस रिकम्बिनेशन जो सिंपली होता है उस प्रोसेस से ये वहाँ पर कंबाइन कर जाएगा।
तो जैसे हमने होमोलॉगस ये जो डोनर डीएनए हमने जो डाला है, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है, चाहे कोई नया कोडॉन डाला है, स्टॉप कोडॉन डाला है, या जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है, वो मॉडिफिकेशन हमारे जीन में जाके इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, हमारे टारगेट डीएनए में नया पोर्शन ऐड हो गया। ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे कि हम क्रिस्पर कैस सिस्टम का यूज किस लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ क्रिस्पर कैस सिस्टम आजकल यूज हो रहा है। दोस्तों ये तो बहुत ही कम हमने लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे क्रिस्पर कैस सिस्टम का आजकल यूज हो रहा है। हम कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। दोस्तों इट कैन बी यूज टू मॉडिफाई द जीन इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट, प्लांट एंड एनिमल फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। दोस्तों क्रिस्पर कैस सिस्टम बैक्टीरिया में यूज किया जा सकता है, ईस्ट में यूज किया जा सकता है, प्लांट में, एनिमल में, सब जगह इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। हम इसकी मदद से जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, जीन को डिलीट कर सकते हैं, हम म्यूटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, म्यूटेशन को करेक्ट कर सकते हैं। किसी जीन में अगर हमको म्यूटेशन डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं, या कोई ऑलरेडी म्यूटेशन है हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। जीन साइलेंसिंग एंड एक्टिवेशन, हम किसी जीन को साइलेंस कर सकते हैं। जीन साइलेंसिंग का सिंपली मतलब है कि उसके एक्सप्रेशन को हम कम कर देंगे, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। और जीन एक्टिवेशन, हम जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं क्रिस्पर कैस की हेल्प से। पैथोजन डायग्नोसिस सिंपली आप पहले ही देख चुके हैं कि ऑलरेडी फेलुदा किट है जो मार्केट में आने वाला है, जो कि कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करेगा। तो इसके हेल्प से हम पैथोजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं। कोरोना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ऑलरेडी टीबी की डायग्नोसिस भी इससे की जा सकती है, जीका वायरस की डायग्नोसिस ऑलरेडी की जा रही है, और कैंसर रिसर्च एंड प्रिवेंशन क्रिस्पर कैस सिस्टम का बहुत मतलब हम कह नहीं सकते कितना ज़्यादा एप्लीकेशन कैंसर रिसर्च में इस समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद डिसीज एंड स्ट्रेस रेसिस्टेंट प्लांट, दोस्तों किसी भी प्लांट को डिसीज स्ट्रेस रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी क्रिस्पर कैस सिस्टम आजकल यूज हो रहा है। किसी भी क्रॉप यील्ड इन्हांसमेंट, किसी भी क्रॉप की यील्ड हमको बढ़ानी है उसके लिए भी हम क्रिस्पर कैस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इतने एप्लीकेशन के अलावा भी जहाँ भी कहीं भी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको दिखाई देती है, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हमको मॉडिफिकेशन करना है जीन में, जीनोम में, आरएनए में, डीएनए में, वहाँ भी आप क्रिस्पर कैस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों बेसिक कि क्रिस्पर कैस सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, और किस तरह से हम क्रिस्पर कैस सिस्टम का यूज कर सकते हैं किसी भी जीन के मॉडिफिकेशन में, और उसके क्रिस्पर कैस सिस्टम के क्या क्या एप्लीकेशन हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे फेलुदा की, मोस्ट वांटेड टॉपिक। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर फेलुदा है क्या, फेलुदा कैसे सिर्फ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कोरोना की जांच कर सकता है। दोस्तों हम आज आपको डिटेल में बताएंगे आखिर फेलुदा है क्या, फेलुदा किस तरीके से कोरोना की जांच करता है, इसमें ऐसा क्या है। दोस्तों फेलुदा एक किट है जो कि क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम पे आधारित है। ये 1 घंटे के टाइम में, 1 घंटे के आसपास के टाइम में ये कोरोना की जांच कर सकता है। दोस्तों अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। फेलुदा इज अब्रिएटेड फॉर्म ऑफ FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे डेवलप्ड बाय दिव्यज्योति चक्रवर्ती एंड सौविक मैती एट न्यू दिल्ली बेस्ड CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड द टाटा ग्रुप। दोस्तों ये FN-Cas9 बेस्ड एक किट है जो कि CSIR IGIB ने इसको बनाया है। वहाँ के 2 साइंटिस्ट दिव्यज्योति चक्रवर्ती एंड सौविक मैती ने इसको बनाया है। टाटा ग्रुप जो है वो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उसने साइन किया हुआ है। दोस्तों इट इज़ अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर कमर्शियल लॉन्चिंग ऑन 98 सितंबर 2020। दोस्तों 19 सितंबर को DCGI ने इसको कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए अप्रूव भी कर दिया है।
FN इसमें आप देख रहे हैं FN, Cas9 तो आप देख रहे हैं, इसके पहले जान चुके हैं, Cas9 एक न्यूक्लिएज है, RNA गाइडेड न्यूक्लिएज है। FN जो है, FN स्टैंड फॉर फ्रांसिसेला नोविसिडा, ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जहाँ से Cas9 लिया गया है, ये उसी का Cas9 है, उसी बैक्टीरिया का, इसीलिए FN Cas9 दे दिया गया है। The test has reported 96% sensitivity and 98% specificity। दोस्तों इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी RT-PCR के लगभग इक्वल है। बट इसका एडवांटेज है RT-PCR के कंपैरिजन में कि ये चीप है। RT-PCR लगभग 2000 रुपये लेता है, उसमें लगता है 2000 रुपये। RT-PCR में 1 से 2 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, और RT-PCR के लिए आपको चाहिए सिंपली एक लैब चाहिए होती है, वेल डेडिकेटेड लैब उसके लिए चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है। बट ये टेक्निक क्या है, इट इज़ चीपर, जस्ट 500 इसमें लगते हैं, और 45 मिनट लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। वेरी सिंपल अल्टरनेटिव है ये RT-PCR का। दोस्तों फेलूदा को समझने के लिए उसका प्रिंसिपल आपको समझना होगा कि उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिक पे वो काम करता है, और उसका प्रिंसिपल समझने के लिए आपको 3 स्टेप समझने होंगे। पहला स्टेप है वायरल टारगेट सैंपल, इसमें टारगेट सैंपल क्या होता है, ठीक है। दूसरा है RNP फैम, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीज कॉम्प्लेक्स बाउंड विद द फैम, फैम है 6 कार्बोक्सी फ्लोरोसिन, एक प्रोब होता है जो कि मतलब फ्लोरेसेंस डाई है। और तीसरा आपको समझना होगा मिलेनिया हाइब्रिड डिटेक्ट डिपस्टिक क्या होती है, जो स्ट्रिप होती है जिस पर डिटेक्ट करते हैं वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये 3 बातें जब आप समझ जाएंगे तो फेलूदा को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला हम देखते हैं टारगेट सैंपल, इसमें क्या होता है। टारगेट सैंपल में इसमें हम लेते हैं पेशेंट का स्वैब लेते हैं, उससे RNA निकालते हैं उसका, फिर उस RNA का cDNA बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं, और उस कम्प्लीमेंट्री DNA को हम एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसका ढेर सारा अमाउंट बनाते हैं। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो हम प्राइमर यूज करते हैं उसमें उसके एम्पलीफिकेशन के लिए वो बायोटीन से लेबल होता है। बायोटीन से लेबल प्राइमर का सिर्फ इतना मतलब है कि अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो DNA बनेगा, वायरस का जो पूरा कम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा, उसमें बायोटीन की टैगिंग होगी। वो सैंपल हमारा वायरल RNA जो कि अब वायरल DNA बन चुका है आफ्टर एम्पलीफिकेशन, उसमें बायोटीन की लेबलिंग है, बायोटीन की टैगिंग है, उसमें बायोटीन लगा हुआ है। तो ये पहली बात ये है कि हमारा टारगेट सैंपल जो होगा वो बायोटीन से लेबल है। अगर हमारा सैंपल पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें बायोटीन लेबल्ड DNA होगा। अगर हमारा कोरोना नेगेटिव है सैंपल तो उसमें बायोटीन लेबल्ड DNA नहीं होगा। ये एक बात ही आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक। अब दूसरी बात हम करते हैं RNP फैम की। RNP मतलब सिंपली राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और फैम ये सिंपली है वही, इसमें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब एक प्रोटीन होगी और RNA होगा। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब यही है कि एक प्रोटीन होगी, जो प्रोटीन है वो आपकी FND Cas9 है। जो राइबो है मतलब RNA जो है वो सिंपली आपका गाइड RNA है। गाइड RNA जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको पहले ही पता है, ट्रेसर RNA और क्रिस्पर RNA। लेकिन एक बात याद रखने वाली है दोस्तों यहाँ पर कि जो यहाँ पर ट्रेसर RNA होता है वो लेबल्ड होता है फैम से। फैम हमने पहले ही बताया, एक रिपोर्टर है, एक फ्लोरेसेंस डाई है, उसको हम फैम से लेबल करते हैं क्रिस्पर RNA को। यहाँ पे जो हमारा गाइड RNA, सिंपली आप इतना समझिए कि जो हमारा गाइड RNA होगा वो लेबल्ड है एक फ्लोरेसेंस डाई से, फैम जिसका नाम है फैम से लेबल है। फैम का फुल फॉर्म है 6 कार्बोक्सी फ्लोरोसिन। जब दोस्तों ये दोनों मैं आपको बताता हूँ पॉइंटर से, ये है अपना Cas9, ये है अपना गाइड RNA, ये टोटल गाइड RNA है। उसमें जो आपका इस साइड आप देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं, ये आपका है क्रिस्पर RNA। जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये आपका है ट्रेसर RNA। ट्रेसर RNA ये आप देख रहे हैं, ये लेबल्ड है फैम से, ये है फैम से लेबल्ड है। अब ये चूँकि हमारा जो ट्रेसर RNA होता है उसमें Cas9 की बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग डोमेन होता है,
तो ये FN-D डी सिंपली मतलब यहाँ पर ये डेड है। ये डेड मतलब ये है कि इसका जो इसके एक्टिव साइट में जो प्रोटीन अमीनो एसिड रेसिड्यू थी जो कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगाती थी, उसको हमने म्यूटेट कर दिया है। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कट करता था अब ये कट नहीं करेगा, अब ये सिंपली वहाँ पे बाइंड रहेगा लेकिन कट नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया Cas9 हो गया, ये हमारा गाइड आरएनए हो गया जो कि लेबल्ड है किससे, फैम से। फैम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से आगे काम होना है। फिर ये दोनों बाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया क्यों बाइंड करेंगे। ये दोनों बाइंड करके बना लिए FN-D-Cas9 गाइड आरएनए फैम, यही है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फैम। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फैम, इसको हम ये भी कह सकते हैं FN-D-Cas9 गाइड आरएनए फैम। दो बातें हो गई दोस्तों, आपने दो समझ लिया कि बायोटिनाइलेटेड वायरल डीएनए क्या है वो आपने समझ लिया कैसे आया, और आपने ये समझ लीजिए कि FN-D-Cas9 गाइड आरएनए फैम कैसे आया। ठीक है, अब हम तीसरी बात समझेंगे मिलेनिया हाइब्रिडिडेक डिप्स्टिक के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आगे समझना है कि कैसे डेवलप होती है, कंट्रोल लाइन पे कैसे कलर आता है, कैसे टेस्ट लाइन पे आता है, तो इसके लिए आपको ये डिप्स्टिक के बारे में भी जानना है दोस्तों। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो आपको लिखा है सैंपल एप्लीकेशन प्लेस। पहला आपने देखा ये जोन जो है, ये पूरा जोन हुआ है, उसको बोलते हैं सैंपल एप्लीकेशन जोन। सैंपल एप्लीकेशन जोन में एक चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है गोल्ड पार्टिकल लेबल्ड एंटी फैम एंटीबॉडी। दोस्तों सैंपल एप्लीकेशन प्लेस पे एक एंटीबॉडी होती है, वो एंटी फैम एंटीबॉडी है जो कि फैम से आपके बाइंड करेगा। ये आपने पहले हमने बता दिया था, ये फैम है, इस फैम से बाइंड करेगा यहाँ पे जो एंटीबॉडी है। चूँकि ये एंटीबॉडी गोल्ड से लेबल्ड है तो इसी की वजह से कलर आता है, जो हमारे लाइन पे जो कलर आता है टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन पे, वो इसी गोल्ड की वजह से आता है। और दूसरा पार्ट होता है जहाँ पे हमारी लाइनें बनती हैं, टेस्ट लाइन एंड कंट्रोल लाइन। तो दोस्तों ये पहली लाइन जो है इधर से, ये है टेस्ट लाइन। टेस्ट लाइन पे एक कोटिंग होती है स्ट्रेप्टाविडीन की, और दूसरी लाइन जो है उस पर कोटिंग होती है एंटी रैबिट एंटीबॉडी। एंटी रैबिट एंटीबॉडी जो दोस्तों है वो बाइंड करती है हमारे इस एंटीबॉडी से। ये एंटीबॉडी जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है एंटी रैबिट एंटीबॉडी, ये बाइंड करती है इस एंटीबॉडी से जहाँ यहाँ पर एंटीबॉडी है। ठीक है दोस्तों, आप पूरी तरह से स्ट्रिप को समझ चुके हैं। स्ट्रिप में क्या होता है, इसके 3 जोन होते हैं, सैंपल एप्लीकेशन जोन और वो जोन जहाँ पे हमारी लाइनें डेवलप होती हैं, और उसके बाद ये जो खाली जोन है इसको सिंपली लेबलिंग जोन बोलते हैं। यहाँ पे आप पेशेंट का नाम, डेट वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि डिप्स्टिक जो होती है उसका क्या कंपोजिशन है, उस पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपको आगे ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे कंट्रोल लाइन पे कलर डेवलप होता है, कैसे टेस्ट लाइन पे कलर डेवलप होता है। दोस्तों आप ये तीनों चीज़ समझ चुके हैं, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कैसे कंट्रोल लाइन डेवलप होती है और कैसे टेस्ट लाइन डेवलप होती है। दोस्तों ये अब समझ लीजिए कि कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सैंपल की मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल है तो क्या होगा। दोस्तों हमने बताया कि सैंपल एप्लीकेशन प्लेस पे ये एंटीबॉडी होता है, हमने पहले ही बताया क्या है, गोल्ड लेबल्ड एंटी फैम एंटीबॉडी है ये। ठीक है, और इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे अपना वो दोनों कॉम्प्लेक्स जो हमारी अगली स्लाइड में बने हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स, ये मतलब टारगेट डीएनए सैंपल हम डालेंगे पूरा, उसका आरएनए निकाल के उसका cDNA बना के उसका एम्पलीफाई करके ये सैंपल डालेंगे, और उसमें हम ये सैंपल डालेंगे। ठीक है, जो कि फैम लेबल्ड हमारा गाइड आरएनए है, वो जुड़ा हुआ है Cas9 के साथ। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके हम इस पार्ट पे डालते हैं। ठीक है, इस पार्ट पे डालते हैं सैंपल एप्लीकेशन जोन। तो दोस्तों अब जब हमने इसमें वो डाल दिया तो क्या होगा कि यहाँ का पूरा पोर्शन जो भी है, यहाँ पे जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल्स अवेलेबल है, जो भी चीज़ें प्रोटीन एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं,
वो यहाँ से डिफ्यूज़ करना शुरू करेंगे, इधर जाएंगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से डिफ्यूज़ करके ऐसे इधर जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा एंटीबॉडी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये तो जाएगा ही, ऐसे जाएगा, और इससे जो बाइंड करेगी एंटीबॉडी वो ब्लू कलर वाली है। तो जब यहाँ से सैंपल हमारा ये वाला जाएगा तो इस एंटीबॉडी से अपने बाइंड करेगा और यहाँ पे हमको कलर मिल जाएगा। ये लाइन जो है ये कंट्रोल की लाइन है, ठीक है, ये कंट्रोल की लाइन है। तो कंट्रोल की लाइन पे हमें हमेशा बैंड मिलता ही है। इसका मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पे एंटीबॉडी जो गोल्ड लेवल एंटीबॉडी है, एंटीफाइम एंटीबॉडी, वो हमेशा वहाँ पे कोटेड रहती है। जैसे हम सैंपल अप्लीकेशन करते हैं तो ये वहाँ से फ्यूज होके यहाँ तक जाती है और हमको कंट्रोल लाइन पे हमको बैंड मिलता है। तो हम कहते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया है वो सही है। अब उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे सैंपल में, सैंपल हमारा पॉजिटिव है, हम यहाँ पर पॉजिटिव सैंपल की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा सैंपल पॉजिटिव है तो उसमें हमारे वायरस का आरएनए होगा। वायरस का आरएनए होगा तो हमने उसका डीएनए बनाया है तो वायरस का डीएनए होगा। और वायरस का डीएनए जो है वो बायोटीन से लेबल्ड होगा, ये हमने बताया है। तो बायोटीन, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बायोटीन होता है उसकी अफिनिटी होती है स्ट्रेप्टाविडीन से। यहाँ पर जो टेस्ट लाइन होती है स्ट्रिप में, उस पर मैंने कोटिंग बताया स्ट्रेप्टाविडीन की होती है। तो स्ट्रेप्टाविडीन की अफिनिटी होती है बायोटीन से। अगर बायोटीन आइलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे सैंपल में तो वो यहाँ से डिफ्यूज करके यहाँ जाके बाइंड करेगा। और जैसे ही हमारा बायोटीन से लेबल डीएनए बाइंड करेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं हमने उसका गाइड आरएनए डाला हुआ है जो कि लेबल है फैम से। तो उस डीएनए से हमारा गाइड आरएनए बाइंड करेगा क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने डिज़ाइन ही किया है उस जीन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस डीएनए से हमारा गाइड आरएनए बाइंड कर जाएगा। सिंपल ये प्रिंसिपल वही है जो पहले गाइड आरएनए और क्रिस्पर आरएनए का होता था। क्रिस्पर का Cas9 प्रोटीन का और गाइड आरएनए जैसे बाइंड करते थे टारगेट से, वही है। इस टारगेट डीएनए अगर हमारा प्रेजेंट है तो बायोटीन से लेबल है और बायोटीन हमारा स्ट्रेप्टाविडीन से बाइंड कर जाएगा और हमारे डीएनए से बाइंड करेगा हमारा क्रिस्पर आरएनए, जिससे हमारी FND Cas9 भी बाइंड है। और ये फैम जो आप देख रहे हैं, फैम, उस फैम से, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है वो एंटी फैम है, तो फैम से ये एंटी फैम एंटीबॉडी बाइंड करेगी और इसी की वजह से टेस्ट सैंपल पे हमको, टेस्ट लाइन पे भी हमको कलर मिलता है। दोस्तों अगर सैंपल पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो हमको दोनों लाइन पे बैंड मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे ये हमने बता दिया। जो टेस्ट लाइन पे हमको बैंड मिलता है वो स्ट्रेप्टाविडीन है और बायोटीन कोटेड डीएनए की वजह से मिलता है, क्योंकि बायोटीन का स्ट्रेप्टाविडीन से अफिनिटी होती है। और बाकी का आगे का प्रोसेस Cas9 क्रिस्पर सिस्टम का जो है वही होता है, जिसमें हमारा क्रिस्पर आरएनए बाइंड करेगा हमारे टारगेट डीएनए से, टारगेट डीएनए से बाइंड करेगा, बट हमने यहाँ क्रिस्पर आरएनए को लेबल किया है फैम से और ये हमारा है एंटी फैम एंटीबॉडी, वो उससे बाइंड कर जाएगा और हमको टेस्ट लाइन पे बैंड मिल जाएगा। और कंट्रोल का बैंड तो हमें सब जगह मिलता ही है, क्योंकि ये हमने एंटी फैम एंटीबॉडी है, ये गोल्ड लेबल है और ये एंटी रैबिट एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, तो इससे बाइंड करता ही करता है। तो हमको दोनों बैंड मिलते हैं। और जब हमारा सैंपल कोविड नेगेटिव है तो उस जगह पर हमको आरएनए ही नहीं होगा। जब आरएनए नहीं होगा तो cDNA नहीं होगा, बायोटीन लेबल्ड डीएनए नहीं होगा वहाँ पे। जब बायोटीन लेबल्ड कोई चीज़ वहाँ पर है ही नहीं है तो बायोटीन से कुछ बाइंड ही नहीं करेगा। बायोटीन से कुछ नहीं बाइंड करेगा तो हमको टेस्ट लाइन पे कोई भी बाइंड नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ कंट्रोल लाइन पे मिले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर रहता ही है। जब हम सैंपल अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्यूज होकर जाएगा और हमको कंट्रोल लाइन पे बाइंड मिलेगा। हमको टेस्ट लाइन पे बाइंड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रेप्टाविडीन है टेस्ट पे और यहाँ पे हमारा सैंपल निगेटिव है, हमें यहाँ पर बायोटीन लेबल्ड डीएनए ही नहीं होगा, वो बाइंड ही नहीं करेगा, तो हमको बाइंड नहीं मिलेगा दोस्त। अब हमें ये उम्मीद है कि आप लोग इसका प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्या है, कैसा है, किस तरह से हमको बैंड मिलता है, क्यों दो बैंड मिलता है जब हमारा सैंपल पॉजिटिव होता है, एक बैंड मिलता है सिर्फ कंट्रोल की लाइन पे हमारा सैंपल जब नेगेटिव होता है। अब हम बताते हैं इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले हम आरएनए निकालते हैं, वायरल आरएनए आइसोलेशन, फिर RT-RPA एम्प्लीफिकेशन करते हैं उसका। RT का मतलब उसका हम cDNA बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RPA मतलब है कि रिकम्बिनेज पॉलीमरेज एम्प्लीफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन होता है।
इसका जो बफर और एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क करते हैं और हमारे जो डीएनए होता है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। ये हमारा सैंपल रेडी हो गया। दूसरे स्टेप में हमारा क्या हो गया, डीएनए सैंपल रेडी हो गया, बैक्टीरिया वायरस का, कोरोना वायरस का सैंपल रेडी हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ फेलूदा मिक्स। फेलूदा मिक्स सिंपली है अपना FN-Cas9 को हम लेते हैं और गाइड आरएनए लेबल्ड विद द फैम, FN-D-Cas9 गाइड आरएनए लेबल्ड विद द फैम, इस मिक्सचर को कहते हैं फेलूदा मिक्स। मिक्सिंग ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल विद फेलूदा मिक्स। तो स्टेप 2 में जो वायरल डीएनए बना हमारा एम्प्लीफिकेशन के बाद उसको हम लेते हैं और स्टेप 3 में जो हमने फेलूदा मिक्स बनाया इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो मिक्स कर देते हैं, उसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर बना उसको हम एक बफर दिया होता है किट के साथ, उस बफर में डाल करके सिंपली सैंपल अप्लीकेशन प्लेस जो है हमारा उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। जब उस पर अप्लाई कर देते हैं तो उसका लैटरल फ्लो होता है, यहाँ से सैंपल इस तरफ बढ़ता है ऐसे, ठीक है। लैटरल फ्लो लगभग 2 मिनट तक होता है। उसके बाद हम रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। जैसे ये हमारा सैंपल अप्लीकेशन होता है, हम यहाँ पे सैंपल अप्लाई करते हैं, सैंपल इस तरह से ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हमारा सैंपल पॉजिटिव है, इस साइड हमने पॉजिटिव सैंपल का दिखाया हुआ, इस साइड हमने निगेटिव सैंपल का दिखाया हुआ। अगर हमारा सैंपल पॉजिटिव है तो हमको टेस्ट बैंड भी दिखेगा और कंट्रोल बैंड भी दिखेगा। अगर हमारा सैंपल निगेटिव है तो हमको टेस्ट बैंड नहीं दिखेगा, केवल कंट्रोल का बैंड दिखेगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि जो भी हमने समझाया, जो भी हमने बताया, हमने कोशिश करी, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज आपको क्रिस्पर का बेसिक समझ में आया होगा। क्रिस्पर क्या है, वो कैसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, क्रिस्पर के हेल्प से हम कैसे जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, फेलूदा क्या है, फेलूदा का प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें बैंड किस तरह से डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। थैंक यू विनेश सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया, होपफुली सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल तो अभी किसी भी यूट्यूब वीडियो पे मुझे मिला नहीं, तो अगेन थैंक यू अलॉट। तो हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर्स फेलुदा और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में समझे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस के टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।